मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में नंबर ऑफ आइसबर्ग्स कुछ क्वेश्चंस दिए थे, गैस के दो क्वेश्चन दिए थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 या C5? C4H, अच्छा C4H11N। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसबर्ग्स बोलिए। 8। C4H11N 8 आइसबर्ग्स, पक्का? बढ़िया, सही। आप ध्यान देना, C4H11N आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप याद करें, ये हमने डिस्कस किया है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन अफेक्ट्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1। ठीक है, इसका मतलब, और याद करो, नाइट्रोजन की प्रेजेंस से हाइड्रोजन की कैलकुलेशन में आपको +1 की कंडीशन मिलती है। इसका मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि इन H11 में से एक तो +1 हाइड्रोजन हुआ होगा N की वजह से। इसका मतलब 4 कार्बन के लिए जो हाइड्रोजन आपको दिए हुए वो तो 10 दिए हुए। 11 क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब 4 कार्बन के लिए अगर 10 हाइड्रोजन है तो बोलिए डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहां पर? 0। डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 0, क्योंकि 4 कार्बन के लिए मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन कैन बी 10, जो आपको दिया हुआ है इसमें। इसका मतलब वी हैव टू कंसीडर द कंपाउंड विदाउट एनी पाई बॉन्ड, विदाउट एनी रिंग, राइट। और आप देखो, नाइट्रोजन अगर आपको दिया है तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप यहां पर हो जाएगा अमाइन। क्या क्लियर बात है? ठीक है, अब आप ध्यान देना, अमाइन में भी आप याद करो, वी हैव 3 कैटेगरीज, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। ये क्या होता है, जनरली स्टूडेंट के माइंड में अमाइन को लेकर के एक इमेज फिक्स होती है NH2। उससे अगर आपने किया होगा तो आपका आंसर आया होगा 4। हो सकता है कुछ स्टूडेंट का आंसर 4 भी आया हो। ठीक है, वो 4 आने का रीजन क्या है? आप वो 1 डिग्री अमाइन पर लिमिटेड रहते हैं। मैंने आपसे कहा था अमाइन की इमेज आपके माइंड में NH2 नहीं N होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो अमाइंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, इट कैन बी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। पहले बात करते हैं 1 डिग्री अमाइन की। तो 1 डिग्री अमाइन में फंक्शनल ग्रुप इज NH2 विद 1 अल्काइल ग्रुप। अब आप देखो, 1 डिग्री अमाइन के लिए जब आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अरेंज करेंगे तो आप इसमें से NH2 ग्रुप को सेपरेट करेंगे, बिकॉज 1 डिग्री में इट इज NH2। आफ्टर सेपरेशन ऑफ NH2 फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नाउ द रिमेनिंग पार्ट विल बी C4H9 एंड दैट इज ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल के लिए टोटल स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है? 4। मतलब 4 तो हो जाएगा इसमें 1 डिग्री अमाइन। बात करते हैं 2 डिग्री अमाइन की। 2 डिग्री अमाइन में नाउ इट विल बी NH, जिसमें दोनों साइड में आपको कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, यहां पर 2 काम आपको करने होंगे, कार्बन का दोनों पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है और वेरिएशन भी देखना है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करते हैं। 4 कार्बन में स्मॉलेस्ट यूनिट सेकेंडरी अमाइन के लिए क्या हो सकता है? CH3। यस, इट कैन बी CH3। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा C3H7, राइट। फिर अगर आप इसमें कार्बन को इंक्रीज करते हैं C2H5, तो यहां कार्बन डिक्रीज हो जाएगा, इट विल बी C2H5। अगर आपने फर्दर यहां पर कार्बन इंक्रीज किया तो इसका रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब और कोई फर्दर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं वेरिएशन। देखो, क्या हम बात कर सकते हैं, इस वाले केस में ये पार्ट तो रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि मिथाइल में कोई वेरिएशन हो नहीं सकता। सेकेंडरी अमाइन के लिए ये भी फिक्स है। तो मिथाइल में वी हैव 2 स्ट्रक्चर्स, सॉरी प्रोपाइल में वी हैव 2 स्ट्रक्चर्स, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो यहां से आपको मिल जाएंगे 2 डिग्री अमाइंस। और इथाइल में कोई वेरिएशन हो नहीं सकता, जैसा है बस वैसा ही रहेगा, तो 1। तो ये 3 हो गए 2 डिग्री अमाइन। अभी एक अमाइन और बचा हमारे पास, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन में नाउ टोटल कार्बन एटम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स, क्योंकि इस बार तीनों अल्काइल ग्रुप होंगे। तो स्टार्ट विद द 2 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन एनी 2 वैलेंसीज। 2 स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ स्टार्ट करें, दैट इज मिथाइल एंड मिथाइल। तो अब रिमेनिंग पार्ट आपके पास आ जाएगा C2H5। अच्छा, बता सकते हैं और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें? और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अच्छा, कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता, वेरिएशन। इथाइल में कोई वेरिएशन पॉसिबल हो, कुछ एन इथाइल आइसोइथाइल जैसा। मिथाइल में कोई वेरिएशन नो, तो फिर जैसा है वैसे रहेगा 1। तो 4 + 3 + 1 8 आइसमर्स पॉसिबल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक ही था, C7H8O। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है C7H8O
और इसके लिए आइसोमर्स फाइंड करना था, उसमें लिखा होता है बेंजीनोइड आइसोमर्स। बेंजीनोइड आइसोमर का मतलब कंटेनिंग बेंजीन रिंग। अब पहले तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस का आप याद करें, एच की कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं, तो डायरेक्ट हम C7H8 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। आप बता सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 8, बिल्कुल सही, क्योंकि 7 कार्बन के लिए इट शुड बी H16 जो मैक्सिमम कंडीशन है, इसका मतलब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ 8 हाइड्रोजन्स। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड है इसमें कि हमें बेंजीन रिंग कंसीडर करना है, और ये बता सकते हैं प्रेजेंस ऑफ बेंजीन ये कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को बैलेंस करेगी? 8 या 6? 8, क्योंकि 3 पाई के साथ रिंग भी तो है, ठीक है, 3 पाई प्लस रिंग, तो टोटल 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इससे कवर हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप रिंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो फिर रिंग के अलावा हमें और कोई एक्स्ट्रा मल्टीपल बॉन्ड या रिंग कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अगर बेंजीन हमें रिंग लेना ही है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो बेंजीन इटसेल्फ विल कवर द डेफिशिएंसी ऑफ 8 हाइड्रोजन्स, सो नो मोर एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड और रिंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये समझ आ रहा है? चलिए अब आप ध्यान दें, वन ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? तो उसमें वी कैन हैव एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इपॉक्सी, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन लेने के बाद में अब जो 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी थी वो तो बैलेंस हो ही चुकी है, एक्स्ट्रा कोई पाई बॉन्ड या रिंग हमें नहीं लेना है। अगर एक्स्ट्रा कोई पाई बॉन्ड या रिंग नहीं लेना है तो ये 3 तो आउट हो गए। फिर क्या रीजन है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके आने का मतलब है एक पाई बॉन्ड फिर एक्स्ट्रा, तो और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, फिर तो ये 8 भी नहीं रहेगा, फिर ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहां भी पाई बॉन्ड की प्रॉब्लम है, और इपॉक्सी साइक्लिक ईथर, उसमें भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। इसका मतलब आपको OH एंड ईथर यही 2 फंक्शनल ग्रुप लेना है। यहां तक क्लियर है? अब आप देखो टोटल कार्बन आपको दिया है 7, लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं आउट ऑफ 7 कार्बन एटम्स 6 कार्बन एटम्स आर फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग। तो अब जो 7th कार्बन है उसके पास, उसमें एक ही ऑप्शन है, हम इस तरह से उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें पहले बात करते हैं OH की, OH ग्रुप। OH ग्रुप हमें प्लेस करना है। आप बता सकते हैं इस स्ट्रक्चर में OH ग्रुप को प्लेस करने के लिए क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं? 4 हो सकती है। जो 3 कह रहे हैं वो उन्हें ऑर्थो मेटापेरा दिख रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है यहां पर OH ग्रुप दिया जाए, यहां भी आ सकता है ना, ठीक है। और इसके अलावा रिंग पर 3 आ जाएंगे, ऑर्थो मेटापेरा, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा, राइट। और अब ईथर की बात करें, ईथर इज बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों साइड में कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 6 कार्बन को तो फिक्स रखना है बेंजीन के फॉर्म में, और अगर मैं एक साइड में बेंजीन ले लेता हूं तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है मिथाइल ग्रुप। टोटल कार्बन 7 है। इसमें और कोई कॉम्बिनेशन, कुछ और फर्दर वेरिएशन वगैरह कुछ? इसमें से कार्बन इधर शिफ्ट कर दें? नो, बेंजीन को तो शिफ्ट ही नहीं करना है हमें, ठीक है। तो कार्बन आप शिफ्ट कर नहीं सकते, और फिनाइल ग्रुप में, तो फिनाइल ग्रुप में वैलेंसी कहीं भी हो, एक ही बात है। तो 1 स्ट्रक्चर और 4, ये टोटल हो गया 5 स्ट्रक्चर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, उससे क्या हुआ? आइसोमर्स में तो काउंट करेंगे ना। हाउ वी कंप्लीट? इसमें एक ग्रुप को मेटापेरा ऑर्थो थोड़ी होता है, तो 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में होता है ऑर्थो मेटापेरा। तो कंप्लीट। चलिए
चलिए फिर इसी के साथ में नंबर ऑफ आइसोमर्स वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, कैलकुलेशन वाला पार्ट। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, चलो मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और करें, आप ध्यान देना। देखिए आप number of position isomers possible, number of position isomers possible with the molecular formula C6H3Cl3, with the molecular formula C6H3Cl3 having benzene ring, एक क्वेश्चन फिर इसमें ये फ्रेम हो जाएगा और एक क्वेश्चन इसमें ये फ्रेम हो सकता है। थ्री 4 5 3 3 2 3 3 4 5 3 6 7। कौन सर इसी में ही कह रहे हैं या कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहे हैं? Cl3 वाले का 6। चलिए आप ध्यान देना, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। आइसोमर्स तो बना करके ही देखने होंगे आपको और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन उसका एक अप्रोच है, ठीक है, उससे करोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा क्वेश्चन को करना। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। देखो आप क्या करते हैं, जैसे 3 क्लोरीन दिए ना, तो आप 3 क्लोरीन को एक साथ रखते हुए उनकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और उसी वजह से क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। और अभी तो नेक्स्ट करोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और आगे लास्ट वाले में तो आप फंसी जाओगे फिर, ठीक है। आप समझना बात को, इसको करने का तरीका क्या है। देखो 3 क्लोरीन है ना, आप सुनना बात को। सबसे पहले आप रिंग लो, बेंजीन रिंग तो लेना ही है, और इस पर फर्स्ट क्लोरीन प्लेस करो और उसके लिए क्या डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं पहले उसके बारे में सोचिए आप। एक क्लोरीन के लिए इस रिंग पर मेरे पास डिफरेंट कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक ही हो सकती है। 3 और 4 किसको नजर आ रही है भैया? ये मैंने क्लोरीन यहां, अब एक बार बताओ, इन 6 कार्बन में से क्लोरीन कहीं भी रखो, एक ही तो बात है। ये ऐसा तो नहीं लग रहा है 1 क्लोरोबेंजीन, फिर एक 2 क्लोरोबेंजीन, ऐसे फिर 6 क्लोरोबेंजीन। ऑर्थोमेटापेरा, अरे ऑर्थोमेटापेरा डाई सब्स्टिट्यूटेड, दो एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चलती है वो 1 2 1 3 1 4। तो एक क्लोरीन को रखने का एक ही तरीका है। अब देखो आप तीनों क्लोरीन को एक साथ नहीं लोगे, अब आप दूसरा क्लोरीन लो। वैसे तो देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं 1 क्लोरीन 1 के लिए भी कुछ का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक ही तरीका हो सकता है, ठीक है। 2 के लिए अगर एक और क्लोरीन रखा जाए तो उसके लिए 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, ऑर्थो मेटापेरा। अरे 4, 2 क्लोरीन एक कार्बन पर थोड़ी आ सकते हैं, वैलेंसी 5 नहीं हो जाएगी क्या? ध्यान देना, सुनिए स्टेटमेंट को, ऐसा शायद क्वेश्चन करवाया भी हो। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन
कैन हैव 3 पोजीशन आइसोमर्स, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, चलिए ये तो मैंने स्टार्टिंग से लिया। अब आगे के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूं। 3 सब्स्टिट्यूएंट है ना, पहले 2 को फिक्स कर लो, क्योंकि 2 के लिए कितने केस बनेंगे वो आपको हमेशा पता होता है। 3 केस बनते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, पहले 2 क्लोरीन वाला केस बना लो, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, पहले हमने 2 क्लोरीन के लिए केस बना लिया, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब मैं यहां पर थर्ड क्लोरीन प्लेस करूंगा। जब बताएं इस केस में थर्ड क्लोरीन को प्लेस करने की कितने पॉसिबिलिटीज बनेगी। मैं थर्ड क्लोरीन इसमें रखूं, उसके लिए क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बन सकती हैं। देखो, एक तो मैं यहां रख सकता हूं, एक मैं यहां रख सकता हूं। देखो यहां रखोगे ना तो इसी का रिपीटेशन आएगा। आप सोच के देखो, यहां रखोगे तो इसी का रिपीटेशन आएगा, और यहां रखोगे तो इसका रिपीटेशन आएगा। 2 ही केस बनेंगे। चलो मैं बनाता हूं 2 केसेस में। क्या क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसमें बताओ, पहले इसके लिए बताओ यहां पर कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। अभी इसके साथ कंपेयर मत करो, मैं इंडिविजुअल इसके लिए पूछ रहा हूं कि अगर 2 क्लोरीन यहां में रख दो और थर्ड क्लोरीन में प्लेस करो तो उसके लिए कितने डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तीन हो सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, इसके एडजेसेंट यहां रखो या इसके एडजेसेंट यहां रखो, वो दूसरा केस बनेगा, और यहां भी तो रख सकते हैं। 3 केस बनेंगे, इस पर्टिकुलर के लिए बोल रहा हूं। अब देखो, यहां अगर आपने क्लोरीन रखा, क्या मैं कह सकता हूं इसी का रिपीटेशन हो जाएगा, वो इसी का रिपीटेशन हो जाएगा ना। ठीक है, वो रिपीटेशन इसलिए देखना पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूं कारण क्या है। रिपीटेशन इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो वो रिपीटेशन आएगा इसमें। ठीक है, जैसे जैसे चेंज होता जाएगा रिपीटेशन कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन अगर आपने यहां रख दिया ना तो ये इसी का रिपीटेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन अगर आपने यहां रखा तो ये फर्स्ट का रिपीटेशन हो जाएगा। अरे समझ आ रही बात ये? और अगर आप क्लोरीन यहां रखोगे तो ये एक नया केस बनेगा। ठीक है, इसमें बताओ, पहले इसके लिए बताओ इसमें कितने तरीके से रख सकते हैं, इस पर्टिकुलर में कितने तरीके से रख सकते हैं। एक ही तरीके से रखें। आपको लग रहा है यहां और यहां, एक बार बताओ, इसके एडजेसेंट यहां रखो चाहे इसके एडजेसेंट यहां रखो, एक ही तो बात है, सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना। मैं तो कह रहा हूं चारों में से कहीं भी रखो वो एक ही बात है, और जब आप रखोगे तो वो देखो उसका फर्स्ट का रिपीटेशन है, तो फिर इसको हटाओ, रिपीटेशन लेना नहीं है, तो टोटल फिर आइसोमर एक ये और एक ये, टोटल 3 बनेंगे इसमें। ये सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, पहले 2 को फिक्स करो, ऑर्थो, मेटा और पैरा के लिए, फिर थर्ड का कंडीशन चेक करो। आप तीनों को एक साथ उठाओगे ना और उनकी पोजीशन को चेंज करोगे रैंडमली, या तो केस रिपीट हो जाएंगे या मिस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी अप्रोच के साथ करो आप, और उसमें भी कोशिश करो कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना तो पहले सेम वालों को रख दो ऑर्थो, मेटा, पैरा के लिए, फिर थर्ड को रखो उसमें। कितना 5 आ रहा है।
कितना 6। सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपको दिया है C6H3Cl2 ब्रोमीन। तो पहले 2 क्लोरीन को फिक्स कर देते हैं ऑर्थो मेटा पैरा के लिए। अब आप रखो इसमें थर्ड ब्रोमीन। फाइव 7 5 6 6 चलिए अब देखो पहले ऑर्थो वाले केस में रखते हैं ब्रोमीन को। अब मुझे बताओ इस केस में ब्रोमीन को रखने के कितने तरीके हैं? देखो आप इस साइड चलो चाहे इस साइड चलो, एक ही बात है भाई। क्लोरीन के एडजेसेंट यहां रखो चाहे क्लोरीन के एडजेसेंट यहां रखो, वो एक ही बात है। एक केस। दूसरा केस ये क्या हम बात कर सकते हैं, यहां रखेंगे तो सेकंड का रिपीटेशन है भाई। आप ब्रोमीन यहां रखो इसके अपोजिट, चाहे ब्रोमीन यहां रखो इसके अपोजिट, वो एक ही बात होगी। ऐसे क्या देख रहे हो, मतलब यहां आपने ये ब्रोमीन रखा, ठीक है, और अगर इसकी जगह ब्रोमीन आपने यहां रखा होता, एक ही तो बात आएगी, सेम। तो इसमें आप देखो ब्रोमीन रखने के कितने तरीके हुए? 2 तरीके। इसमें बोलिए दोनों के बीच में यहां रख सकते हैं, इसके एडजेसेंट यहां रखो चाहे इसके एडजेसेंट यहां रखो, वो एक ही बात होगी, लेकिन वो इससे डिफरेंट होगा। और एक यहां रख सकते हैं। और क्या हम बात कर सकते हैं, इस बार इसका कोई भी केस प्रीवियस केस का रिपीटेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में वैसे ही डिफरेंट है। समझ आ रही है बात? ये इसमें बताओ 4 कार्बन में कहीं भी रखो एक ही बात है, तो टोटल बनेंगे 6। और ये चेक करने की जरूरत ही नहीं कि इसका कोई केस प्रीवियस का रिपीटेशन तो नहीं हो ही नहीं सकता। ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, वो तो रिपीटेशन आएगा ही नहीं। बोलो एक बार ब्रोमीन यहां रखो दोनों क्लोरीन के बीच में, एक बार यहां रखो ब्रोमीन को और एक बार यहां रखो। क्या बोल रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन करें 10। बैठना नहीं है, सभी को ट्राई करना है। क्वेश्चन गलत होगा कोई बात नहीं, सीखेंगे कुछ, लिखेंगे तो। 7 7 इस बात को तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो आप कोई भी 2 रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जैसे हमने क्लोरीन ब्रोमीन को सपोज पहले रख दिया, और ये क्लियर है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उसके आइसोमर्स 3 ही बनेंगे, केस 3 ही बनेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। 2 तक तो फिक्स है ना, ऑर्थो मेटा पैरा ही बनना है बस। अब हमें थर्ड इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्लेस करना है, फ्लोरीन। 6 6 7 वाले और चेक करो। 10 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा,
चलिए चेक करते हैं। इस केस में बताएं फ्लोरीन को प्लेस करने के लिए कितने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं? 4। क्योंकि देखो अब इस बार फ्लोरीन यहां रखना और यहां रखना एक बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए। इस बार यहां ब्रोमीन के पास रखोगे या क्लोरीन के पास रखोगे तो अलग अलग केस आएगा। अब इस बार और देखो यहां ध्यान देना, यहां पर रखना और यहां पर रखना भी सेम नहीं है, क्योंकि यहां रखने का मतलब है ऑपोजिट टू क्लोरीन और यहां रखने का मतलब है ऑपोजिट टू ब्रोमीन। हाँ, ये दोनों सेम होते हैं तो फिर ये दोनों एक ही बात होती है। क्लियर होने की बात है? ठीक है, तो इसमें बनेंगे 4 केसेस। यहां बोलो 4 ही बनेंगे इसमें, 1 2 3 और 4। इस बार 2 और 4 सेम नहीं है, क्योंकि ये ब्रोमीन के एडजेसेंट है, क्लोरीन के एडजेसेंट है। बोलो ब्रोमीन और अच्छा, इसका और इसका कोई रिपीटेशन कह रहे क्या? पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 3 और 1 सेम ही होगा। अरे यहां फ्लोरीन रखोगे तीनों एक साथ आएंगे, यहां रखोगे तो 3 ऑल्टरनेटिव आएंगे। लास्ट वाले केस में बोलिए 2। अब इस बार आप ये कह सकते हैं कि क्लोरीन के एडजेसेंट यहां रखें चाहे इस साइड रखें, वो एक ही बात है, और ब्रोमीन के एडजेसेंट इधर इधर वो एक ही बात है, लेकिन इससे डिफरेंट 2। तो टोटल हो गया यस 4 + 4 + 2 10 आंसर्स। इसका मतलब देखो, अगर हमारे पास ये कंडीशन है C6H3 और मैं इसे लिख देता हूं X3, मतलब तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बने 3। C6H3X2Y, 2 सेम एक डिफरेंट 5। अब तो सही कर लो उसको, 6 है 6। और अगर आपके पास कंडीशन है C3H3 ऑल द 3 आर डिफरेंट X Y Z, तो इसमें 10 हो जाएगा। हाँ C6। ठीक है, कंप्लीट। चलिए इसी के साथ में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट अब आप लिखें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहले पॉइंट्स आप नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट आप लिखना है इसमें, कंपाउंड्स फर्स्ट पॉइंट आप लिखना, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स which are not interconvertible, compounds having different
3D arrangements which are not interconvertible by free rotation about any set of bonds are called geometrical isomers of each other. Second point, there are two requirements for a compound to show geometrical isomerism. There are two requirements for a compound to show geometrical isomerism. इसमें आप लिखना, फर्स्ट ए आप लिखना, ठीक है। टू रिक्वायरमेंट्स से पहली रिक्वायरमेंट आप लिखना ए, और इसमें आप लिखें प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम presence of a system ब्रैकेट में आप लिखना set of two atoms presence of a system ब्रैकेट में आप लिखेंगे set of two atoms where rotation should be restricted. Presence of, मैं रिपीट कर देता हूं, presence of a system ब्रैकेट में आपने लिखा set of two atoms where rotation should be restricted. हाँ, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए ना, रोटेशन फ्री नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, where rotation should be restricted. It is possible in given conditions. It is possible in given conditions. It is possible in given conditions. First आप लिखें इसमें condition. Presence of multiple bond. It is possible in given conditions. उसमें पहली condition आप लिखें presence of multiple bond. Second, presence of ring. और थर्ड आप लिखना steric hindrance. Presence of multiple bond, presence of ring, steric hindrance. बी आप लिखना बी terminals of the system ब्रैकेट में आप लिखें set of two atoms terminals of the system ब्रैकेट में आपने लिखा set of two atoms should individually have different units. पॉइंट रिपीट कर देता हूं मैं, टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम
set of two atoms should individually have different units. Next, third point. C नहीं, third point. ए और बी सेकंड के सब पॉइंट से पॉइंट नंबर 3 लिखे हैं वापस में. Geometrical isomers have different arrangement of units. Geometrical isomers have different arrangement of units. Geometrical isomers have different arrangement of units about a system. Different arrangement of units about a system where rotation is restricted, where rotation is restricted, where rotation is restricted. इसी में आगे ब्रैकेट में लिख लेना different aerial distances, different aerial distances, different aerial distances different aerial distances. Fourth point, geometrical isomers have different physical properties. Geometrical isomers have different physical properties. ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझना. देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, विच कंपाउंड कैन शो जीआई. इस साल भी क्वेश्चन आता है इसमें से. देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे, तो उसके लिए हमारी कंडीशन है देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, 2 रिक्वायरमेंट्स है कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए. ठीक है, और उन 2 रिक्वायरमेंट्स में से पहली रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम. आप ध्यान देना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम. हमें कंपाउंड में जीआई शो करवाने के लिए उसमें चेक करना होगा कि उसमें सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है, कोई भी कंपाउंड जीआई तब शो कर पाएगा जिसमें पहली रिक्वायरमेंट है कंपाउंड शुड हैव अ सिस्टम. अब पहले इस बात को समझिए, सिस्टम है क्या, हम किसे सिस्टम बोल रहे हैं. तो ध्यान देना, अगर मैंने इसमें लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपाउंड टू शो जीआई, तो ध्यान देना सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ 2 एटम्स. ये सिस्टम हम किसे बोल रहे हैं, सेट ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स का एक कॉम्बिनेशन है, उसी को हम कहेंगे सिस्टम. क्या बात समझ में आ रही है. कंपाउंड में अगर आप जीआई के लिए एक सिस्टम सर्च कर रहे हैं, तो सिस्टम के लिए आपको सर्च क्या करना है, 2 एटम्स का एक कॉम्बिनेशन आपको सर्च करना है. ठीक है, मतलब सिंपल, अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो आपको 2 एटम्स का सिलेक्शन करना है. वो 2 एटम्स मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगे. लेकिन वो 2 एटम्स कौन से होने चाहिए, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी 2 एटम्स उठा लिए. वो 2 एटम्स की रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम. हमने कहा सेट ऑफ 2 एटम्स, उसकी रिक्वायरमेंट है रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. मतलब आपको ऐसे 2 एटम्स का सिलेक्शन करना है जहां पर रोटेशन ऑफ 1 एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. अगर आपको कंपाउंड में ऐसे 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन मिलता है जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो उन्हीं 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन, या आप कह सकते हैं उन्हीं 2 एटम्स का सेट जो होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे. एंड दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपाउंड टू शो जीआई. अब क्वेश्चन है, देखो पहला पॉइंट है कि सिस्टम क्या है, तो मैंने आपसे कहा सिस्टम सिंपली 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन है. क्वेश्चन है कौन से 2 एटम्स, क्या रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. वो 2 एटम्स जहां पर रोटेशन क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए. क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से 2 एटम के अबाउट कंपाउंड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है. तो आप ध्यान देना, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड आपको मिलेगा उन 2 एटम्स के अबाउट जहां पर या तो कंपाउंड में आपको मल्टीपल बॉन्ड मिले, या फिर कंपाउंड में आपको रिंग मिले, या फिर कंपाउंड में आपको मिले स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, अगर आपको 2 कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड नजर आए या रिंग नजर आए, और 2 एटम्स में या तो मल्टीपल बॉन्ड नजर आए, रिंग नजर आए, या स्टेरिक हिंड्रेंस नजर आए, तो फिर आप मानकर चलना उन 2 एटम्स के अबाउट रोटेशन क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा. ठीक है, अब
मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कैसे होता है, रिंग में कैसे होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस में कैसे होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वाला केस मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसको हम होल्ड पर रखेंगे, आगे समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन ये दो केसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाउ प्रेजेंस ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड एंड हाउ रिंग विल प्रोवाइड अ सिस्टम विद रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस बात को समझते हैं, पहले मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं। और उसके लिए भी मैं पहले इसमें ऐसा करता हूं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं इथेन मॉलिक्यूल का। देखो इथेन में अगर इन कार्बन एटम्स की बात की जाए, अच्छा बता सकते हैं इन कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, बिल्कुल सही। बोथ द कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि sp3 कार्बन हैज 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। होता है ऐसा। कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4, और वो 4 इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, 1 इन ईच। शेप क्या होगा sp3 में? टेट्राहेड्रल। मतलब वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे। ये समझ आ रहा है? अब देखो इथेन में अगर बात की जाए तो ईच sp3 कार्बन इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और इन 4 सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में आप कह सकते हैं इस कार्बन के ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन का एक sp3 एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, थर्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फोर्थ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा देखो दोनों कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, आप बता सकते हैं इस सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? कार्बन का तो C1 का तो sp3, और C2 का भी sp3, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी तो sp3 है। तो दोनों कार्बन के आप कह सकते हैं sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसा होनी चाहिए? एक्सियल। आप कह सकते हैं हेड ऑन या फिर आप कह सकते हैं एक्सियल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देखो, वन ऑफ द sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विल ओवरलैप विद द sp3 ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और जैसा हम बात करते हैं कि ओवरलैपिंग शुड बी हेड ऑन, मतलब जिस एक्सिस पर ये sp3 ऑर्बिटल है सेम एक्सिस पर दूसरा sp3 ऑर्बिटल आएगा और वो इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखो क्योंकि C1 कार्बन की अगर बात की जाए तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके पास 3 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे और वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे। ये समझ आ रहा है? और इसी अच्छा बताओ ये C1 कार्बन है, इसका एक sp3 तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है C2 के साथ, बाकी 3 sp3 वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? s। तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, वन ऑफ ईच हाइड्रोजन विल ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये बात क्लियर है? अब इसी तरह से देखो C2 कार्बन की अगर बात करें तो वो भी sp3 है, तो उसके पास भी 3 और sp3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, वो भी इसी तरह से हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये तो हो गया दोनों कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। क्या समझ आ रही बात है? अब आप ध्यान देना, देखो C1 C2 कार्बन की अगर बात की जाए तो दीज आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में हम बात करते हैं कि रोटेशन जो होता है वो फ्री होता है। सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। देखो हमें फ्री रोटेशन कब मिलेगा उसको इस बात को समझना। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि C1 का C2 के अबाउट, या आपकी चॉइस है तो आप ये भी कह सकते हैं C2 का C1 के अबाउट रोटेशन फ्री है। कैसे? आप देखो ध्यान देना, जब भी 2 एटम्स में आप फ्री रोटेशन की बात करते हैं तो उसमें आउट ऑफ द 2 एटम्स वन ऑफ द एटम इज कंसीडर टू बी स्टेशनरी। एक को तो आप रुका हुआ मानेंगे और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का रोटेशन आपको लेना होता है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं C2 का रोटेशन ले रहा हूं C1 के रिस्पेक्ट में, तो C1 को तो मैंने स्टेशनरी मान लिया है। अब देखो C2 कार्बन को मैं यहां पर रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये रोटेशन मुझे 0 से 360 कंप्लीटली फ्री मिला तो मैं कहूंगा यस रोटेशन इज फ्री अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आप ध्यान देना C2 कार्बन जब रोटेट होगा तो फ्री रोटेशन के लिए हमारी डिमांड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये कि C2 कार्बन के जो चारों ऑर्बिटल हैं, कौन से 4 ऑर्बिटल? sp3, these all the 4 sp3 orbitals should be free to rotate। पॉइंट समझना, अगर कार्बन के ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री है तो हम बोल देंगे कि यस C2 का C1 के बाद रोटेशन फ्री है। अब आप देखो जब C2 कार्बन रोटेट होगा
तो क्या मैं कह सकता हूं इसका ये वाला जो sp3 ऑर्बिटल है वो तो इसी बॉन्ड के अबाउट रोटेट होगा कुछ इस तरह से। मतलब आप समझ लें ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ही इस तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अरे समझ आ रही बात ये? तो ये जो sp3 ऑर्बिटल है ना वो तो इसी एक्सिस के अबाउट, इसी बॉन्ड के अबाउट रोटेट होता रहेगा। बस हमें तो देखना है कि बाकी के जो 3 sp3 ऑर्बिटल हैं वो रोटेशन के लिए फ्री है या नहीं है। आप बताएं, ये कार्बन जब रोटेट होगा तो ये वाला sp3 ऑर्बिटल तो इस तरह से रोटेट होता रहेगा। मुझे तो बताओ ये 3 sp3 ऑर्बिटल रोटेशन के लिए फ्री है या नहीं है? कंप्लीटली फ्री है, क्योंकि इन 3 sp3 ऑर्बिटल्स का इन 3 sp3 ऑर्बिटल के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो दीज आर फ्री टू रोटेट। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो। छोड़ो, पेन देना जरा। ऐसा समझ लो, ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है, बड़े से हो, क्या हो गया? पानी पिला उसको, पानी पिला, पानी पिला दो उसको, पानी पिलो, पानी पी लो। पता है पानी क्यों नहीं पी रहा है? पानी पीते पता चल जाएगा कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, सब एकदम समझ आ जाएंगे, अच्छा इसको बोला है सर ने। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो सबकी नजरें यही किसको बोल रहे हैं सर, कौन था सोने वाला। ठीक है ना, सब नजरें उसी को ढूंढ रही हैं। चलिए आप ध्यान देना। तो आप देखो ये सपोज C2 कार्बन है और ये C1 कार्बन से कनेक्टेड है। आप ऐसा समझ लो ये C2 कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है, राइट। अब आप ध्यान देना, C1 कार्बन को तो मैंने स्टेशनरी मान लिया है। C2 कार्बन जब इसके ऊपर रोटेट होगा तो आप देखो इसके रोटेशन के लिए ये जो 3 sp3 ऑर्बिटल है ना, ये भी रोटेशन के लिए कंप्लीटली फ्री है। आप पूरा 0 से 360 इसको रोटेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट हम हमेशा बात करते हैं रोटेशन फ्री होता है। ठीक है, रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज फ्री। उसका रीजन है क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ये तो अपने एक्सिस पर रोटेट होता रहेगा और ये 3 ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री है क्योंकि इनका C1 कार्बन के किसी भी ऑर्बिटल के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अब यहां से आपको समझ आएगा कि मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता क्यों है। उसका रीजन अब आपको समझ आएगा। देखो इसके लिए कंपाउंड में ले लेता हूं इथीन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए। यस, कार्बन sp2 है तो फिर आपने पढ़ा होगा sp2 कार्बन हैज 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये होता है। ठीक है, यहां भी कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बार हम बात कर सकते हैं आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दीज 3 sp2 ऑर्बिटल्स, 1 इन ईच। हो गया ऐसा। sp2 ऑर्बिटल्स में शेप क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर। मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे ना वो आप कह सकते हैं कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे। एंड व्हाट अबाउट इट्स p ऑर्बिटल? अरे ये तो आइडिया है। यस, देखो जिस प्लेन में, ध्यान देना, जिस प्लेन में ये sp2 ऑर्बिटल्स एग्जिस्टिंग है उनके परपेंडिकुलर एक्सिस पर वो p ऑर्बिटल होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं वो मान लेते हैं सपोज xz प्लेन में। ऐसा मान लेते हैं कि ये xz प्लेन में, तो p ऑर्बिटल कहां पर होगा? y एक्सिस पर होगा। क्या समझ आ रही बात ये? अब देखो कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आप कह सकते हैं 1 इन ईच sp2 एंड 1 इन p ऑर्बिटल। अब यहां पर आप देखो दोनों कार्बन sp2 अगर आप किसी को भी चेक करेंगे तो sp2 कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 विद कार्बन, 2 विद हाइड्रोजन एंड 1 पाई बॉन्ड। आज बता सकते हैं इस कार्बन के जो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? क्या हम बात कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में प्योर p ऑर्बिटल। तो जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने वो तो ये 3 sp2 बनाएंगे और जो इसका पाई बॉन्ड बनाएगा वो p ऑर्बिटल ओवरलैप करके बनाएगा। ऐसे ही होगा। अब आप देखो C1 कार्बन के अगर मैं 3 sp2 ऑर्बिटल्स को अरेंज करता हूं तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप में कुछ इस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे। एंड आउट ऑफ द 3 sp2 ऑर्बिटल्स one of the sp2 orbital of C1 is forming sigma bond with C2। आज बता सकते हैं C1 C2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना
वो कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना? C1 का तो sp2 है और C2 का उसका भी sp2, मतलब दोनों के sp2 ऑर्बिटल सेम एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म दिस सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से। तो फिर इस कार्बन के बाकी दो sp2 ऑर्बिटल वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप में कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। ये समझ आ रहा है? ये तो हो गया देखो दोनों कार्बन के बीच में C1 C2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब C1 कार्बन के अभी दो sp2 ऑर्बिटल और बचे हैं, इनका क्या? पाई बॉन्ड। अरे कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3 बना रहे हैं ना, तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेंगे। एक तो बन गया C2 के साथ, बाकी तो किन के साथ बना रहे वो? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ये तो हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड C1 कार्बन के। ऐसे ही हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां भी ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड, ये C2 के भी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब बचा एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? p ऑर्बिटल। और हमने कहा वो p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा। मान लेते कि ये 3 sp2 ऑर्बिटल x z प्लेन में है, तो जो p ऑर्बिटल होगा वो y एक्सिस पर होगा, लाइक py। और इसका p ऑर्बिटल C2 के p के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या हम बात कर सकते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग शुड बी कोलेटरल या साइडवे ओवरलैपिंग कह सकते हैं। और देखो इस तरह से ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर ये रिक्वायरमेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ये p ऑर्बिटल एक कार्बन का है तो दूसरे कार्बन का दूसरा जो p ऑर्बिटल होगा वो इसके पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल p ऑर्बिटल्स बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग या आप कह सकते हैं साइडवे ओवरलैपिंग विल फॉर्म पाई बॉन्ड। तो अगर ये p ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो इसका p ऑर्बिटल कहां होना चाहिए? वो भी y पर ही होना चाहिए, तभी तो पैरेलल p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएंगे इस तरह से। ये बना इसका पाई बॉन्ड। क्या समझ आ रही बात? ये मतलब ऐसा कुछ मान सकते हैं इसमें। ऐसा कुछ ये जो है ना, ये पेंसिल जो है इसको आप ऐसा करें हाफ sp2 इसके लिए मान लें, हाफ sp2 इसके लिए मान लें। ये तो हो गया sp2 ऑर्बिटल सारे। ये समझ आ रहा है क्या? दोनों कार्बन के बीच में sp2 ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रही है वाला। ये दोनों sp2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, ये दोनों sp2 हाइड्रोजन के s के साथ। अब दोनों कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल है, ठीक है। जिस प्लेन में ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं उनके परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा, ठीक है। एक p ऑर्बिटल देना, हाँ 2 चाहिए, एक और दे दो। ये कंडीशन, ये समझ आ रहा है क्या? ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, राइट? ठीक है, ये तो हो गया इथेन का फॉर्मेशन, उसके सारे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं फ्री रोटेशन की। देखो फ्री रोटेशन में मैं फिर से C1 कार्बन को स्टेशनरी मार रहा हूं, उसके रिस्पेक्ट में ये C1 कार्बन है, इसको स्टेशनरी मार रहा हूं, तो मुझे C2 का फ्री रोटेशन चाहिए। मतलब मैं C2 को अगर रोटेट करूं तो उसके सारे ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री होने चाहिए, इस तरह से, ऐसे। अगर ये रोटेशन के लिए फ्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बता सकते हैं C2 कार्बन के, देखो ये जो sp2 ऑर्बिटल है ना, इसकी दिक्कत नहीं है, तो अपने एक्सिस पर रोटेट होता रहेगा। आपको केवल सोचना है इस sp2 के बारे में, इस sp2 और p के बारे में भी सोचना है। तो क्या ये रोटेशन के लिए सारे फ्री है क्या? प्रॉब्लम किस में है? यस, p में प्रॉब्लम। ये दोनों तो फ्री है रोटेशन के लिए, इस p में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये p इस p के साथ ओवरलैप्ड है। अरे समझ आ रही बात है? एक पेंसिल हो तो छोटी सी वो दो, छोटी सी पेंसिल चाहिए, ये भी बड़ी रहेगी थोड़ी सी और छोटी। हाँ ये ठीक, ये ठीक है, चलेगा। सुनिए आप ध्यान देना, ये हाफ sp2 इस कार्बन का, हाफ sp2 इसका, ठीक है। बस मुझे क्या चाहिए देखो रोटेशन के लिए, ये कार्बन तो स्टेशनरी है, मैं चाहता हूं ये रोटेशन के लिए ऐसे फ्री हो। अरे समझ आ रही बात? ये तो देखो ये दोनों sp2 में आपको दिक्कत नहीं नजर आएगी, आपको नजर आएगी इसमें, क्योंकि ये p फ्री थोड़ी है, ये p तो इस p के साथ ओवरलैप्ड है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ऐसा। समझ आ रही की बात? ये अब मैं रोटेट कर रहा हूं C2 कार्बन को, फिर से रोटेट कर रहा हूं C2 को। ऐसे क्या बोल रहे हो? बेस्ट ट्राई करो।
बोले सर बेस्ट ट्राई करो, हो जाएगा। बेस्ट ट्राई कर लेंगे ये लोग। ये टूट गया पाइबोन, ये पाइबोन ब्रेक हो गया। पाइबोन ब्रेक हुआ तो बचा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो रोटेशन फ्री होता ही है, लेकिन जब तक ये ओवरलैपिंग का एग्जिस्टेंस है तब तक तो रोटेशन नहीं हो पाएगा। और देखो एग्जिस्टेंस तो तब तक रहेगा जब तक पाइबोन रहेगा। अब पाइबोन को अगर मैं ब्रेक करने की बात करूं तो हवा में पाइबोन थोड़ी ब्रेक हो जाएगा, उसके लिए आप एनर्जी दो, पाइबोन ब्रेक कर दो, रोटेशन फ्री हो जाएगा। लेकिन जब तक पाइबोन है तब तक तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो क्या हम बात कर सकते हैं, यहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और इस रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट बनाने का काम कर रहा है पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। क्या समझ आ रही बात ये रीजन हम बात करते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन आपको मिलेगा हमेशा रिस्ट्रिक्टेड। अब आप देखो इसका मतलब क्या हम बात कर सकते हैं, जब ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है तब तो रोटेशन फ्री था लाइक इन ईथेन मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है तो रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। यहां पर रोटेशन इज फ्री लेकिन यहां पर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। और आप ध्यान देना, अगर इन दो कार्बन के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो इन्हीं दो कार्बन को मैं सेलेक्ट करूंगा एज अ सिस्टम दैट इज सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो समझ आया सिस्टम हम किसे बोल रहे हैं? सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड एटम इज रिस्ट्रिक्टेड। और ये दो एटम्स का सेट आपको किस कंडीशन में मिल सकता है? तो वन ऑफ द कंडीशन इज मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं रिंग। आप देखो रिंग में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इवन आप देखो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता ही है, रिंग में तो आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन आपको रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। ठीक है, इवन अबाउट सिंगल बॉन्ड इन केस ऑफ रिंग रोटेशन इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। कैसे आप समझना, देखो C1 2 एंड 3 आप बता सकते हैं C1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो फिर इस कार्बन का एक sp3 ऑर्बिटल तो इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक sp3 बनाएगा C3 के साथ, या मान लेते हैं हाइड्रोजन से एक sp3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और एक sp3 एक और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ऐसे बनेंगे इसके 4 सिग्मा बॉन्ड। अब ध्यान देना, मैं अगर C1 का C2 के बाद रोटेशन की बात करूं तो जब मैं C1 कार्बन को रोटेट करूंगा तो देखो इसके इस ऑर्बिटल के रोटेशन की टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस बॉन्ड के अबाउट आप ले रहे हैं वो बॉन्ड एक तरह से इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। तो ये sp3 तो रोटेट होता रहेगा, मुझे तो बस 1 2 एंड 3 इन तीन के बारे में सोचना है कि जब ये कार्बन C1 कार्बन रोटेट होगा इसकी टेंशन नहीं, ये तो रोटेट हो जाएगा पक्का है। क्या ये 3 ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री है क्या? नो। अच्छा, प्रॉब्लम क्या इसमें है? क्या इसमें है? क्या प्रॉब्लम इसमें है? क्योंकि ये C3 के साथ उधर बॉन्डेड है और C3 भी इधर बॉन्डेड है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो एक पेन की कैप दे दो, इसमें किसी की पेन की कैप दे दो इसकी। ये पेन दिया था क्या आपने? हाँ है ना पेन, ठीक ठीक है, ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप ध्यान देना, ये तो हो गया आपके पास C1 कार्बन। C1 कार्बन का एक sp3 तो C2 के साथ बॉन्ड बना रहा है। इधर देखो, तुम जाग करके भी सो रहे हो, वो सो करके कम सो रहा था, अच्छी बात है। कॉर्नर से सेकंड की बात कर रहा हूं, आप दुखी मत हो, तुम उसके ऊपर हंस रहे हो, मैं तुम्हें ही कह रहा हूं। और तुम पीछे मत देखो ज्यादा, गर्दन वाला डॉक्टर बताना पड़ेगा तुम्हें। इसकी गर्दन में रोटेशन एकदम फ्री है। डबल बोल लगा दूंगा, ध्यान रखना मैं गर्दन में है। कुछ बोलो बोलो, हर बात का जवाब है मेरे पास। तुम चक्कर में आ जाओगे, अभी और कुछ नहीं होगा। अभी आधे घंटे के लिए तो जागोगे, आगे जिंदगी भर के लिए जागे रहोगे। फिर जब जब सोओगे तब तब मैं ही याद आऊंगा तुम्हें। फिर मतलब हंस करके बात को गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएं आप। चलिए
शब्दों की सजावट को खराब ना करें। इधर ध्यान देना। तो ये कार्बन sp3 है, ठीक है। इस कार्बन की अगर बात करें तो देखो इसका एक sp3 तो C2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक sp3 बना रहा है C3 के साथ बॉन्ड, बाकी तो हाइड्रोजन के साथ, राइट। अब आप ध्यान दो, एक्चुअली क्या देखो, C1 कार्बन का अगर मैं C2 के ऊपर रोटेशन चाहता हूं तो मुझे रोटेशन, देखो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इसी एक्सेस के अबाउट रोटेट होता रहेगा, मुझे इन तीन के बारे में सोचना है। ऐसे ये दोनों आप देखना रोटेशन के लिए फ्री है, प्रॉब्लम इसमें है क्योंकि ये तो अभी रिंग क्लोज होगी ना। ये रोटेशन, अब बात करते हैं रोटेशन की। अब प्रॉब्लम है, ठीक है, और अगर ज्यादा ये प्रॉब्लम, रिंग ब्रेक हो जाएगी। और देखो रिंग अगर ब्रेक हो गई तो ओपन चेन में तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता ही है, लेकिन रिंग विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये हुआ देखो कि रिंग में अगर हम बात करें तो टू एटम्स लाइक C1C2 is a set of two atoms that can be called a system where rotation is restricted। लेकिन क्या मैं बात कर सकता हूं नॉट ओनली C1C2, इवन C1C3 एंड C2C3 भी तो सिस्टम है जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। क्या क्लियर है की बात है? अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर आपको ये दिया हो और हमें कहा जाए कि वी हैव टू सेलेक्ट अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाते हैं भाई, सिस्टम का मतलब अ सेट ऑफ टू एटम्स, तो कौन से दो एटम्स का वो कॉम्बिनेशन हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए? क्या वो C1C2 ले सकते हैं क्या? C2C3, C3C4, C1C3, C1C3, C1C3 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, घूम जाएगा। मतलब C1C3 सिस्टम अगर नहीं ले पाएंगे तो क्यों नहीं? रीजन बताओ। बॉन्ड नहीं है, आपको बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, मुझे दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, दो बॉन्ड है इसमें, डायरेक्ट नहीं है। देखो C1 और C3 अगर आप कह रहे हैं कि सेट ऑफ टू एटम्स हम इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स होना कंपलसरी है, ऐसा मैंने कहीं लिखवाया नहीं आपको, ठीक है। यह आपका मिसकंसेप्ट है जो पहले से बना हुआ है और इसी को सही करना है। जब आप टू एटम्स का सिलेक्शन कर रहे हैं फॉर अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो एटम्स डायरेक्टली ही बॉन्डेड होना चाहिए, दे मे और मे नॉट बी डायरेक्टली बॉन्डेड। जैसे यहां पर आप, जैसे अगर आप C1C2 लेते हैं, यस दीज आर डायरेक्टली बॉन्डेड, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, आप C1C3 भी ले सकते हैं, रोटेशन तो यहां भी रिस्ट्रिक्टेड है। आप देखो ये कंडीशन है, ठीक है, दिस इज C1 कार्बन, दिस इज C3 कार्बन। अब मैं ऐसा करता हूं C1 को स्टेशनरी मान लेता हूं और C3 को रोटेट कर रहा हूं। रिंग थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकती है लेकिन रोटेशन पूरा थोड़ी होगा। जैसे आपने इसको थोड़ा सा अगर एनर्जी ज्यादा दी तो रिंग ब्रेक हो जाएगी। समझ आ रही बात है? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि रिंग में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको दो एडजेसेंट एटम्स ही लेना है, यू कैन टेक एनी टू एटम्स where rotation of one atom with respect to second atom is always restricted। और इसीलिए मैंने आपको लिखवाया कि जो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए वो ऐसा नहीं लिखवाया अबाउट अ बॉन्ड, मैंने आपको लिखवाया अबाउट एनी सेट ऑफ बॉन्ड। आप चेक करो उसको और उसको अंडरलाइन कर लेना, अबाउट एनी सेट ऑफ बॉन्ड्स, पहले पॉइंट में लिखवाया होगा। अबाउट एनी सेट ऑफ बॉन्ड्स ऐसे लिखवाया ना आपको पहले पॉइंट में, उसका मतलब समझ ले क्या है। देखो उसका मतलब है कि जो सेट ऑफ बॉन्ड्स हैं हो सकता है उसमें एक ही बॉन्ड है उस सेट में, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स का सेट भी हो सकता है। आप कह सकते हैं सर ये 4 बॉन्ड का सेट है और इसका ये एटम X और ये एटम Y, यहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं कहूंगा X का Y के अबाउट इस सेट ऑफ बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो दो एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो रिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये कंपाउंड आपके पास है, अब रिंग में तो आप चाहें तो 1 and 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि रिंग में तो हमेशा कोई भी दो एटम्स आपकी चॉइस से सेलेक्ट कर लें,
कोई भी दो एटम्स, आपकी चॉइस है, रोटेशन हमेशा रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा, ठीक है। ओपन चेन में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने के लिए मल्टीपल बॉन्ड आपको लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही क्या? बट इन केस ऑफ रिंग यू कैन टेक एनी टू एटम्स वेयर इट कैन बी C1 C2, इट कैन बी C1 C3, इवन C1 C4, रोटेशन इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। तो पहले तो ये समझ आया कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम इज अ सेट ऑफ टू एटम्स, बट विच टू एटम्स? अरे भाई देखो, प्यार से पढ़ा रहा हूं तो प्यार से पढ़ लो, फिर दूसरे तरीके भी है पढ़ाने का, तो मैं हंसने नहीं दूंगा, फिर ध्यान रखना। गर्दन इधर उधर तो बहुत दूर की बात है। ये बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं, बाद में फिर परेशान होते रहोगे, अरे सर वो जीआई में कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रक्चरल तक तो ठीक था, जीआई में गड़बड़ हो रही है, और ओआई में पूरे ही घूम जाओगे फिर। तो ठीक है, मतलब मैं आपको ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि हिलना नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं, बेस एकदम स्टेच्यू होकर बैठे रहो, ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है 6-7-8 घंटे तक बैठना। लेकिन ऐसे भी थोड़ी है कि बस आगे बोलूं। तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात की जाए तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एक सिस्टम हमें चाहिए, ठीक है, और वो सिस्टम क्या है? सेट ऑफ टू एटम्स। और आई थिंक अब समझ में आ रहा हो कि वो दो एटम्स हम रैंडमली कोई भी सेलेक्ट नहीं कर लेंगे, या तो वो दो एटम्स मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होने चाहिए, या वो दो एटम्स रिंग के होने चाहिए। एक और केस बनता है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उधर मत देखो, अभी टाइम है, ठीक है ना। सेकेंड रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब आप ध्यान देना, एक्स एंड वाई, क्या हम बात कर सकते हैं? एक्स एंड वाई कैन बी सेलेक्टेड एज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, विच इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर जीआई, ठीक है। आप कह सकते हैं एक्स और वाई डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो यस इट इज अ सिस्टम वेयर रोटेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, या फिर आप बोल सकते हैं वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज रिस्ट्रिक्टेड। अब सुनिए सेकंड रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट ये कि जो सिस्टम आपने सेलेक्ट किया है, एक थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी भी समझ लेना, देखो दोनों एटम्स के कॉम्बिनेशन को तो मैंने बोला है सिस्टम, और इस सिस्टम के जो दो एटम्स है ना, इन्हें हम बोलेंगे टर्मिनल्स। एक्स एंड वाई आर टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम, एंड एक्स एंड वाई एज अ होल इज अ सिस्टम, ठीक है। अब आप ध्यान देना, पहली रिक्वायरमेंट, हमें ऐसे दो एटम्स का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, तो वो तो इसमें है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब एक्स और वाई जो दो टर्मिनल्स हैं सिस्टम के, इन दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर यहां पर एक यूनिट ए है तो दूसरी क्या होना चाहिए? अरे बी जरूरी थोड़ी है, अदर देन ए कुछ भी हो सकता है। बी तो माइंड में आता है ना, प्रॉब्लम कोई नहीं, चलो बी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्या अब और देखो, इसी तरह से जैसे एक्स टर्मिनल पर हमने कहा दो यूनिट डिफरेंट है, ऐसे वाई टर्मिनल की भी दो यूनिट डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन, अगर वाई टर्मिनल की हमने कहा दो यूनिट डिफरेंट होनी चाहिए, तो क्या वो हम ए ले सकते हैं क्या? यस, आप ध्यान देना, इंडिविजुअल चेक करना है। दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट्स सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जीआई के लिए हमारा इंटरेस्ट इस बात में कि दोनों टर्मिनल्स की यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। अगर यहां पर ए है तो नाउ इट शुड बी अदर देन ए, वो बी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। क्या समझ आ रही बात है? मान लेते हैं डी है, ठीक है। अब इस सिस्टम के अबाउट आप कह सकते हैं कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है, मतलब अब आप कह सकते हैं ये कंपाउंड जीआई की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, ठीक है। देखो कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इट इज एक्स डबल बॉन्ड वाई, जिसमें वाई पर यूनिट्स आर बी एंड डी, और सॉरी y पर यूनिट्स आर a एंड d, और x पर यूनिट्स आर a एंड b, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड विल शो जीए, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट थी कि एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो और सिस्टम के दोनों टर्मिनल पर यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इस कंपाउंड में अगर जीआई पॉसिबल है तो क्वेश्चन है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे, उसकी बात कर रहा हूं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, समझना बात को, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस, आप देखो एक बात तो कंफर्म है कि डिफरेंस तो होगा, क्योंकि याद करो आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में थ्योरेटिकल डिफरेंस क्या होगा? थ्योरेटिकल डिफरेंस ये होगा कि जिस सिस्टम के अबाउट आप रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट आपको चेंज मिलेगा। कैसे? दिस इज वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड। तो अब आपको सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो मिलेगा ना, वहां पर इस सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो इससे आपको डिफरेंट मिलेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं ए यहीं पर प्रेजेंट है,
बी यहीं पर प्रेजेंट है, बट यहां पर हो सकता है ए अब आपको लेफ्ट साइड मिले और डी आपको राइट साइड मिले। अब दोनों कंपाउंड्स में अगर आप सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा। और देखो क्वेश्चन है कैसे डिफरेंट, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कॉम्बिनेशन। देखो इसमें ए और ए सेम साइड है, सिस्टम के सेम साइड है दोनों, जबकि यहां पर ए और ए सिस्टम के अक्रॉस है। दिस इज वन ऑफ द वे टू कंपेयर अरेंजमेंट्स। हालांकि इस तरह से कंपेयर करने का लिए मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। बेस्ट है आप एरियल डिस्टेंस चेक करो। कैसे? आप देखो दोनों टर्मिनल्स पर आप अपनी चॉइस से एक एक यूनिट का सिलेक्शन कर लो। जैसे यहां पर आपने ए लिया, सपोज यहां भी ए लिया, और इन दोनों ए के बीच में एरियल डिस्टेंस मान लेते हैं L1 है। सपोज दिस एरियल डिस्टेंस इज L1। तो इन्हीं दो यूनिट्स का अब सेकेंड कंपाउंड में, सेकेंड अरेंजमेंट में एरियल डिस्टेंस को चेक करो। And if this aerial distance is L1, L2, what about L1, L2? Equal or not equal? Not equal, तो हम कहेंगे yes, these are different arrangements, और ऐसे ही different arrangements को हम बोलेंगे geometrical isomers। और क्या मैं कह सकता हूं, ये ऐसे दो arrangements हैं which are not interconvertible, या है ही interconvertible। क्या ऐसा हो सकता है कि इस y का जो a है वो लेफ्ट चला जाए? देखो ये ए लेफ्ट तब जा सकता है जब y का x के बाद रोटेशन फ्री हो, तो रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है ना भाई, ये रोटेशन तो यहां पर फ्री है ही नहीं। तो आप ये नहीं सोचना कि सर फिर ये अगर रोटेशन फ्री नहीं तो ये लेफ्ट कैसे आया, ये सेपरेटली एग्जिस्टिंग कंपाउंड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो आइसोमर्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। ऐसे नहीं कि सर जब आप मना ही कर रहे हो कि ये लेफ्ट नहीं जा सकता तो ये लेफ्ट में आया कैसे, ये अलग एग्जिस्टेंस है इस कंपाउंड का, इसका अलग एग्जिस्टेंस है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर, वो अपने आप इंटरकन्वर्टिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये अगर अरेंजमेंट है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये अरेंजमेंट कंपाउंड का तो हमेशा ऐसा रहेगा। हमने ये दो अलग अलग अरेंजमेंट वाले दो कंपाउंड उठाए और हमने कहा उनके बीच में रिलेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का है। क्या समझ आ रही बात है? ठीक है, तो आप ध्यान देना, जीआई होने के लिए कौन कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स है, समझ में आई क्या? एक तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए सिस्टम के अबाउट, और सिस्टम के दोनों एटम्स का हो या टर्मिनल्स का हो, वहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए। अब मैं इन दो रिक्वायरमेंट्स की वन बाय वन आपको इंपॉर्टेंस समझाऊंगा कि अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड ना हो तो क्या प्रॉब्लम है, और यूनिट्स अगर डिफरेंट ना हो तो क्या प्रॉब्लम है। पहले ये एग्जांपल लिख लो आप। पीछे कुछ लिखना था क्या? ये लिखना चाह रहे हैं क्या? इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये तो वैसे भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर ही लेते हैं। लिखना है ये, लिखना है। अब आप ध्यान देना, देखो दोनों रिक्वायरमेंट्स की आप वन बाय वन इंपॉर्टेंस को आप समझे। जैसे हमने कहा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। सपोज हम ऐसे दो एटम्स का सिलेक्शन करें फॉर अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज फ्री, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन फ्री होता है, तो अब पॉइंट है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरेंजमेंट्स तो पॉसिबल हो ही पा रहे हैं, वही L1 नॉट इक्वल टू L2, दिक्कत क्या है फिर इसमें? यस, प्रॉब्लम ये कि ये अरेंजमेंट तो डिफरेंट है, वहां तक प्रॉब्लम नहीं है, बट दीज आर सच अरेंजमेंट्स विच आर इंटरकन्वर्टेबल। क्योंकि रोटेशन अगर फ्री है तो जैसे ही y x के अबाउट रोटेट होगा, a चला जाएगा लेफ्ट में और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जीआई के लिए रिक्वायरमेंट है नॉट इंटरकन्वर्टेबल, इसलिए हमने कहा रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड होना कंपलसरी है। ये क्लियर है क्या? ठीक है, ये लिखना है इसमें।
और एक लास्ट एग्जांपल आप देखो, अब यहां पर हमने कहा ठीक है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस तो समझ आ रही है, अदरवाइज अरेंजमेंट्स इंटरकन्वर्टेबल होंगे। तो अब सेकंड रिक्वायरमेंट में लेकिन हमने कहा कि दोनों एटम्स पर, दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। क्वेश्चन है वो क्यों? अगर यूनिट सेम है, जैसे यहां पर एक्स पर मैंने दोनों यूनिट सेम लिए, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? भाई आप देखो दोनों में अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि वाई पर अगर आप देखेंगे तो ए अभी आपके अकॉर्डिंग राइट साइड है, सेकंड वाले कंपाउंड में हमने ए को लेफ्ट कर दिया, प्रॉब्लम क्या? अरेंजमेंट चेंज हो गया। यस आप देखो अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर अगर ए और ए में एरियल डिस्टेंस L1 है तो वही सेम कॉम्बिनेशन आपको L1 के एरियल डिस्टेंस यहां भी वही सेम मिल रहा है, तो फिर एरियल डिस्टेंस तो यहां पर इक्वल हो गई ना। ठीक है, आप देखो कॉम्बिनेशन ही चेंज नहीं हुआ ना, पहले भी ए का ए के साथ कॉम्बिनेशन था, जब आपने इसको लेफ्ट लिया तो वापस ए के साथ कॉम्बिनेशन बन गया। वो कॉम्बिनेशन चेंज होने के लिए क्या मैं कह सकता हूं ये जो यूनिट है वो अदर देन ए कुछ होना चाहिए इसमें। क्या क्लियर है क्या? तो दोनों रिक्वायरमेंट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर रोटेशन फ्री हुआ तो अरेंजमेंट्स इंटरकन्वर्टेबल हो जाएंगे, और अगर यूनिट सेम हो गई तो डिफरेंट अरेंजमेंट ही नहीं मिल पाएंगे। क्या समझिए की बात है? तो कंपाउंड में जीए होने के लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम, मतलब सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, और दूसरा सिस्टम के दोनों एटम्स बोल दो या टर्मिनल्स बोल दो पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है की बात है? बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।